अच्छा चलो, दयाराम साहनी, इसकी खुदाई की दयाराम साहनी और हड़प्पा सभ्यता का श्रेय भी इनको ज्यादा बताया था, जो खुदाई करता है उसी का श्रेय जाता है। अच्छा तो फिर इन्होंने ये बताया था कि यह एक कैसी सभ्यता भाई, शहरी सभ्यता। बताया था ना शहरी सभ्यता कैसे पता लगता है, उसमें नालियां व्यवस्थित तरीके से होंगी भाई, सड़कें रही होंगी, दरवाजे ठीक ठाक रहे होंगे, तो उन्होंने बताया था कि भैया कि ये शहरी सभ्यता है। और फिर इसका नामकरण रखा गया और जॉन मार्शल ने ही इसी सभ्यता का नाम दे दिया सिंधु सभ्यता। इस सभ्यता का नाम क्या रखते भाई, सिंधु सभ्यता। क्यों? क्योंकि सिंध नदी के आसपास थी, इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा गया, सिंधु सभ्यता। इतनी चीजें हम आपको बताए थे ठीक कल, और उसी समय आपको हम बताए थे कि अब हम लोग कौन कौन सी खुदाई करेंगे। और पहली बात तो पेपर में सबसे ज्यादा आता है, इसको नोट किए थे बेटा, पेपर में सबसे ज्यादा आता है कि ये जो तीनों चारों शहर हैं वो किस नदी के किनारे हैं भाई, किस नदी के किनारे हैं। अब ये शहर और नदी के किनारे हैं, इसको बताना है हमको। तो इसका एक ट्रिक है, जैसे हम लोग बताए थे कल, सम एडी। सम क्या, एडी। सम माने सुतका, मांडा, आलमगीरपुर, दायमा। ट्रिक क्या है इसका? इसका ट्रिक है डच है पर भारत में नहीं, पर भारत में नहीं। इसका ट्रिक है डच है पर भारत में नहीं। सुतका डच दास्क नदी, कौन सी नदी भाई, दास्क नदी। सुतका दास्क में, सुतका का अंडर बताए थे कहां है, पीओके में, पाकिस्तान में। मांडा, मांडा आपका चिनाब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे भाई, चिनाब नदी, चिनाब नदी के किनारे है। और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे। और डी का मतलब हो गया पर का मतलब हो गया प्रवरा नदी। कौन सी नदी भाई, प्रवरा नदी। बाकी समझो, इसे जोड़ दिए हैं ठीक है। डच है पर भारत में नहीं। ये चिनाब नदी, सॉरी चिनाब नदी, चिनाब नदी, चिनाब। अब चलो समझते हैं। इसका ट्रिक याद रखिएगा, सम एडी, वैसे सम का मतलब जोड़ होता है, एडिशन माने जोड़ होता है। इसे डायरेक्ट समझ लेंगे, सम एडी या सम इक्वल टू एडी समझ, ठीक। सम एडी सुतका दास्क नदी, मांडा चिनाब नदी, और आलमगीरपुर कौन सा नदी है, हिंडन नदी के किनारे। और ये डी का मतलब हो गया जो हम बताते थे दायमाबाद। दायमाबाद किस नदी के किनारे है, प्रवरा। बाकी इसको तो हम लोग एक याद रखने का तरीका है। डच है पर भारत में नहीं। पेपर में कभी कभी आता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी शहर मांडा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी शहर, दक्षिण उत्तर के जस्ट नीचे दक्षिणी वाला पड़ेगा दायमाबाद, कहाँ पे है, गुजरात। आलमगीरपुर कहाँ पे है, यूपी में है अपने। और सुतका गंडोर कहाँ है, पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे सुतका गंडोर, दास नदी। मांडा किस नदी किनारे है, चिनाब। और ए मतलब आलमगीरपुर किस नदी किनारे, हिंडन नदी। और दायमाबाद किस नदी किनारे, प्रवरा नदी के किनारे। कोई डाउट है किसी को, सबको समझ आया? सबसे पहले जानकारी किसने दी, चार्ल्स मैसन। जानकारी का काम किसने किया, जानकारी दिए होंगे, कोई गया होगा उसको सर्वेक्षण करने के वास्तव में ऐसा है कि नहीं, ठीक। तो सर्वेक्षण का काम कौन किया, अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर इसके बाद खुदाई का आदेश किसको मिला, जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल एक तो देसी हुक्का पकड़ रहे खुदाई वाले का, मतलब ठेकेदार, उसका नाम क्या था, दयाराम साहनी। और कब खुदाई की, 1921 में, 1921 में। और हड़प्पा सभ्यता की खोज भी 1921 में ही मानी जाती है। किसी किसी बुक में 1923 और 1924 देते हैं, वो गलत है, 1921 में। नोट कीजिए इसको, याद रखिए। प्रवरा नदी का आधुनिक नाम याद रखेंगे, गोदावरी है। और कहाँ है ये, महाराष्ट्र में। हाँ महाराष्ट्र में प्रवरा नदी। कंप्लीट हुआ जी। चलो हम नाम लेते हैं, आप नदी का नाम बताएंगे और देखिए। सबसे पहले खेती किसने की, किस चीज की खेती हुई भाई, जौ। खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं, लौरादेव में। प्राचीनतम साक्ष्य तत्पश्चात कहाँ, मेहर में। अच्छा बताओ, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, मांडा सम एडी डच है पर भारत में नहीं, चिनाब। और सुतका गंडोर
दास नदी किनारे। तो क्या गंडोर किस नदी किनारे? दास। चलिए अपन लोग पहली खुदाई में जो जो चीज मिली है, कौन दुकान बन गया? चलिए देखते हैं। हम लोग सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करते हैं, हड़प्पा स्थान की। देखिए मौके से जहां पाकिस्तान है वहीं से दास नदी किनारे आपका है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में। और किसने की? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, इनका नाम तो दयाराम साहनी, और भारतीय थे, याद रखिएगा, दयाराम साहनी। भैया हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई की गई, इसलिए इस सभ्यता का नाम ही रख दिया गया हड़प्पा क्या? सभ्यता, क्योंकि सबसे पहले इसी की खुदाई की गई, हड़प्पा सभ्यता। ठीक। और दूसरी बात, इसे सिंध सभ्यता क्यों कहते हैं अभी हम आगे बताएंगे। सिंध सभ्यता क्योंकि इसके अधिकतर शहर सिंधु नदी के आसपास थे, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया क्या? सिंधु सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जैसे बताया था कल, गणेश के पापा को जानते हैं, गणेश के पापा को शंकर भगवान, वैसे हड़प्पा सभ्यता पहले हड़प्पा स्थल की खुदाई होगी, इसलिए इसको नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। चलिए बात समझते हैं। हड़प्पा कहां पे है? मौके से लिख दे रहे पाकिस्तान में। और किस नदी के किनारे है? रावी नदी। किस नदी भाई? रावी नदी। और नदियों का नाम भी वर्तमान में बदला हुआ है, तो हम इसको भी एक अलग सेशन देख लेंगे, कौन सी नदी मौके से क्या जानी जाती है। ठीक है, तो रावी नदी के किनारे है। अब बात समझते हैं हम लोग। भाई खुदाई की गई तो कुछ ना कुछ मिला होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा भाई? मिला होगा। अब मिला क्या होगा? सबसे पहले जो मिला इस सभ्यता में वो कुम्हार का चाक। कुम्हार का क्या मिला? चाक। कुम्हार का चाक मिला, तो हम लोग अंदाजा लगाए होंगे इसमें बर्तन बनाया जा रहा होगा उस समय। कुम्हार का क्या मिला भाई? चाक। कुम्हार का चाक मिला। अच्छा बताओ, उस समय खेती की भी खोज की जा चुकी थी, नवपाषाण काल में। ठीक, तो लोग मजदूरी वगैरह भी करते होंगे, तो वो कहीं ना कहीं रहते होंगे। और मिला है श्रमिक आवास। श्रमिक क्या? आवास। श्रमिक आवास। श्रमिक आवास। श्रमिक आवास का मतलब वह स्थल जहां पे मजदूर लोग रहते हैं। जहां पे कौन रहता है भाई? मजदूर लोग। अब कैसे जाने होंगे श्रमिक आवास? घर नहीं, अरे वहां पे एक ही कमरे में कई सारे बेड होंगे, कई सारे चूल्हे होंगे, इस तरीके। अरे बेड मतलब खटिया वटिया, समझा कराओ चीज। श्रमिक आवास मिला। पहला मिल गया कुम्हार चाक, और फिर मिल गया क्या भाई? श्रमिक आवास, जहां मजदूर लोग रहते थे। और फिर क्या मिला? अच्छा वो कुछ ना कुछ तो खाते होंगे, और कहीं ना कहीं अनाज को रखते होंगे। सोचो, अगर खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहा होंगे? और जौ की खेती की गई, गेहूं की खेती की गई, तो कहीं ना कहीं अनाज को रखते होंगे, और जहां पे अनाज को रखते होंगे उसे क्या कहते हैं? अन्नागार। अपने यहाँ गोडाउन होता है घर में, भूसा वाला है ना, वहां देखा गेहूं रख दिन जाता है। ठीक, नहीं जगह रखे व्यवस्था डेयरी वगैरह रख दिन जाता है। तो अन्नागार मिला है, कुम्हार का चाक और श्रमिक आवास, और क्या मिल गया भाई? अन्नागार, जहां पे अनाज को रखते थे। और फिर इसके बाद एक चीज और मिला है जिसे हम लोग कहेंगे मातृ देवी की मूर्ति। मातृ देवी की क्या मूर्ति? मातृ देवी की मूर्ति। अरे भैया कुम्हार बर्तन बनाएगा, और बर्तन बनाने के लिए हमें मजदूरों की जरूरत है। समझो, मजदूर रहेंगे कहीं, इसलिए श्रमिक आवास। कुछ खाएंगे तो क्या बना दिए? अन्नागार। अन्नागार मिला है। ठीक, और वो जब पेट वोट भर जाए, फालतू करे तो आदमी पूजा करे, तो वही मातृ देवी का मिल गया मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति मिले से ये पता लगा था कि जो हड़प्पा सभ्यता वाले रहे वो मातृ देवी की पूजा करते रहे, तब उनकी मूर्ति मिली है। ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति मिली। फिर उसमें बेटा और क्या मिला है? ओखली मिला है। क्या मिला है? ओखली। ओखली मिला है, और उसी में ताबूत मिला है। ताबूत मतलब जहां पे लाशों को जिस बक्से में भर के दफनाया जाता था, ताबूत। ताबूत मिला है, और उसी में एक RH-37 नामक का कब्रिस्तान मिला है। क्या मिला है भाई? कब्रिस्तान। ये उस समय RH है, बस दुर्भाग्यवश ये है कि ये RH आज भी अल्फा बीटा से मिलता है, लेकिन RH-37 का मतलब क्या है वो आज भी हम लोग के लिए रहस्य है। ठीक है, बस समझो तो कि लागा कि मौके से ABCD है, वहां से ये चीज मिलता है, लेकिन तब कोई मतलब का रहा है अभी कुछ कहा ना जा सकता। तो इसमें क्या मिला है? ओखली मिला है, महिला जिसमें धान कूटेगी, ओखली। ठीक है, ताबूत जिसमें लाश को रख के दफनाया जाता था, और एक कब्रिस्तान मिल गया। अच्छा कब्रिस्तान कैसे जाने होंगे?
खुदाई किए होंगे, कुछ दूरी पे ढेर सारी हड्डियां निकली होंगी, कुछ कुछ दूरी पे व्यवस्थित तरीके से, तो क्या कहा गया होगा भैया ये कब्रिस्तान। ठीक, जैसे मान लो अभी तुम्हारे यहाँ जहाँ तुम्हारे गांव की सारी लाशें दफनाई जाती होंगी, उसको खुदाई करवाओ एक और से, तो हर कुछ दूरी पे एक कब्र निकलेगी, उसमें से हड्डियां निकलेंगी और व्यवस्थित तरीके से हड्डियां निकलेंगी, मतलब हाथ यही है, पैर भी वहीं रहेगा, सर भी वहीं रहेगा, वो व्यवस्थित, तो कहेंगे कब्रिस्तान। और हड्डी अलग निकले, कहीं हाथ जाके 1 किलोमीटर दूर और ऐसे बता दे खोपड़ी अलग, तो हड्डी से कहेंगे अस्थियां मिली है वहां पे, तब ये नहीं कहेंगे लाश मिली, लाश यहाँ पर है, अस्थियां मिली वहां पे, तो कहेंगे भैया ओखली ताबूत मिल गया और एक कब्रिस्तान भैया मिल गया हम लोग का RS-37। और सबसे बड़ी बात, जब इसकी खुदाई की गई तो हाथी की खोपड़ी का मिला है। हाथी की क्या मिला भाई? खोपड़ी। हाथी की खोपड़ी भी मिली है और साथ में एक श्रृंगे वाला जानवर मिला है। इसकी एक श्रृंगे मतलब सींग वाला एक श्रृंगे जानवर मिला है। एक श्रृंगे जानवर मतलब गैंडा जैसे लिखे हो, माथे पे एक सींग। ठीक, तो एक श्रृंगे जानवर मिला है और याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सिंध सभ्यता की मोहर पर भी है। सिंध सभ्यता की क्या है? मोहर है। तो याद रखिएगा सिंध सभ्यता की मोहर पर भी यही साक्ष्य है। तो हम लोग भैया हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किए, हड़प्पा स्थल की, और हम लोगों को इतने चीजें मिल गए। अब चलिए समझते हैं कैसे क्या। पेपर में देता है क्वेश्चन, तो इसी में से कोई 3 देके चौथा दूसरा देता है, कोई मैच नहीं करेगा, इसमें कहेगा कौन सा नहीं पाया गया। ठीक, नहीं तो उसमें घुमा के डाल के कहेगा कि कौन सा पाया गया है, कोई चौथा ऑप्शन इन सबसे अलग दे देता है। ठीक, घुमा फिरा के बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछता है। तो याद रखिएगा हड़प्पा स्थल की खुदाई, सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई की गई 1921, और किसने की भाई? दयाराम साहनी। और इस सभ्यता का नाम ही क्या रख दिया गया? हड़प्पा सभ्यता। जैसे आपके घर में आपको आपके पापा के नाम से सब लोग जानते होंगे, उनको उनके पापा के नाम से जानते होंगे, तो इसे हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा स्थल खुदाई हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानेंगे। और ये मौके से पाकिस्तान में है। ठीक, और किस नदी किनारे है? रावी। खुदाई की गई क्या मिला है? कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, और क्या मिला है? माता देवी की मूर्ति। अच्छा, हम तो याद रखते हैं कि पहले बर्तन बनाएंगे खाने के लिए, तो कुम्हार का चाक। ठीक, कहीं ना कहीं मजदूर को रखेंगे जो बनाएंगे, काम करेंगे, श्रमिक आवास, उनको खिलाने के लिए अनाज की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं रखेंगे, तो वो भी क्या है? अन्नागार। अन्नागार मिल गया, और फिर पूजा करेंगे सब लोग मिलकर, खा पी लेंगे, पूजा ही करेंगे, उसके बाद कोई काम नहीं है। माता देवी की मूर्ति मिल गई। ठीक, इसके बाद मिला है क्या? ओखली ताबूत और RS-37 नाम का एक कब्रिस्तान। ये भाग्यवश अभी तक अल्फा बेटा में मैच करता है, लेकिन इसका मतलब क्या था उस समय अभी तक रहस्य है ये चीज। ठीक, तो हाथी की खोपड़ी भी इसी में मिल गई, और इसी में एक मिला है एक श्रृंगे जानवर। हालांकि ये जानवर अभी विलुप्त है, लेकिन मिला है एक श्रृंगे जानवर, और यही सिंधु सभ्यता का क्या है? मोहर पर भी चीज का चिन्ह है। नोट कीजिए इसको। देखिए हड़प्पा सभ्यता के अंदर दिखाती है, हां ये पूरा सिंधु सभ्यता के अंदर। हाँ, हड़प्पा सभ्यता पहले खुदाई की गई, तो सिंधु सभ्यता के अंदर मामला है। हाँ, यही चीज है। ठीक, अरे इसका सारा शहर मिल गया, तो मानव संग्रहालय कटिया समझ गया अपना तो ही रहा। सरकार बदले, नाम बदले, सरकार अब देख लेना अयोध्या वही का है। कल आपका अनुच्छेद पढ़ा रहा है ना 4, इस सब पे चर्चा आज भाग 1 नंबर खत्म की गया। 4 मतलब यदि राष्ट्रपति हस्ताक्षर ना करे, 3 2 लग गया। एक श्रृंगे जानवर का साक्ष्य मिलता है हड़प्पा सभ्यता से। लग गया। चलो हम पूछेंगे, आप बताएंगे। आपको कुम्हार का चाक किस कहां से मिला है भाई? हड़प्पा से। सभ्यता से नहीं कहेंगे, हड़प्पा से। हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी भारतीय थे कि अंग्रेजी? भारतीय थे। श्रमिक आवास कहां से मिला है? अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, क्या उसमें कोई कब्रिस्तान भी मिला है? नाम क्या उसका? RS-37 कब्रिस्तान। इसका मतलब हम लोग आज भी नहीं समझ पाए हैं, बस भाग्य से मिल जाता है। सिंध सभ्यता में
कि मोहरों में किस प्रकार के जीव का वर्णन मिलता है? एक श्रृंगे जानवर का, माथे पे एक सिंह निकला है, जैसे गंडा हुआ तो ऐसे, लेकिन उसका साक्ष्य हम लोग का क्या हो गया? खत्म हो गया, अब ऐसे विलुप्त हो गई है प्रजाति। तो चलिए देखते हैं भैया, जब पहले स्थान की खुदाई कर दी दयाराम साहनी, तो दयाराम साहनी कर दी खुदाई, जैसे पड़ोस देखी देखा आग लग जाता है, तो एक ने और रहे भारतीय कहीं अब हम भी खुदाई करेंगे, हम खुदाई करें, और उन्होंने एक स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो की खुदाई, मोहनजोदड़ो की खुदाई, जिन शब्दों के अंत में जैसे चंदूड़, जुदेर जोदड़ो, मोहनजोदड़ो, जिनमें दड़ो शब्द लग जाए सबको पाकिस्तान में भेज देंगे, क्योंकि ये सभी पाकिस्तान में पाए गए हैं। तो याद रखिएगा, एक शॉर्टकट भी है कि दड़ो शब्द लग गया तो समझ लो पाकिस्तान। भैया मोहनजोदड़ो की खोज की गई, और इसकी खुदाई भैया, उसकी खुदाई तो 1921 में हुई, तो एक वर्ष के जस्ट बाद हुई 1922 में, और इसकी खुदाई की गई थी राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, याद रखेंगे, राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी भारतीय थे ये भी, और हड़प्पा सभ्यता में पूछा जाता है बनर्जी, ऐसे लिखा जाएगा राखाल दास बनर्जी। अच्छा, ये मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? याद रखिएगा, सिंधु नदी। किस नदी के किनारे भाई? सिंध नदी के किनारे, और ये सिंध नदी के किनारे पाकिस्तान के लड़काना जिले में है, पाकिस्तान के किसमें है? लड़काना जिले से, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो, और ये भारतीय थे। और कभी कोई पूछता भी है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में योगदान देने वाले दो भारतीयों का नाम, तो पहले थे दयाराम साहनी, और दूसरे कौन थे? राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी। उन्होंने 1921 में खोज किया, तो उनको देखिए तो ये भी कहे भैया हम भी खुदाई करेंगे, हमको चलो खुदाई करो। एक वर्ष बाद उन्होंने खुदाई की 1922 में। पेपर में छोटे एग्जाम्स में केवल यही दो स्तर के सन पूछता है, 1921 और 1922, बाकी दिया है सबका सन, लेकिन आपको याद है यही दोनों रखना है, ठीक है। राखाल दास बनर्जी, और किस नदी के किनारे? सिंध नदी के किनारे। चलिए समझते हैं। मोहनजोदड़ो का अगर हम शाब्दिक अर्थ समझे तो इसका मतलब होता है कि भैया मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, जहां आदमी मर जाए उसका फेंके जाओ फेंके जाओ फेंके जाओ, हड्डी वड्डी गल के एक पत्थर के रूप या टीले को, टीले जाता है बिडौर, अपने क्या बिडौर बना हुआ है टीला, ठीक है, तो मृतकों का टीला कहेंगे इसको हम, कहें ठीक भैया कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो भी अस्थियां मिली हैं वो छिन्न विछिन्न, छिन्न विछिन्न, छिन्न विछिन्न का तो समझे आप, व्यवस्थित है, हाथ अलग है, पैर अलग है, पांव अलग है, उसका छिन्न विछिन्न है। इससे पता लगता है कि यहाँ के लोग जलाते रहे होंगे, यहाँ के लोग क्या होंगे, जिस आदमी को जलाओगे उसका हाथ पैर तो जुड़ा जुड़ा मिलेगा नहीं, हड्डी वगैरह, तो यहाँ के लोग जलाते रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। छिन्न विछिन्न मिले हैं इसमें, और इसके में छिन्न विछिन्न मिले हैं, और ये याद रखिएगा इसमें जलाने का साक्ष्य जो बताता है, यहाँ के लोग भैया आदमी को जलाते रहे होंगे मरने के बाद, ठीक। अच्छा, किस काल में अंत्योष्टि संस्कार शुरू हुआ? मध्यपाषाण काल में। और भैया पूरा पाषाण काल में तो लोग खा जाते थे, खाना बदोश थे, तो निपटा जितने अगर खाना ना मिले बुढ़ा को देख रहे हो खत्म, चला काहे खाना जाता है आज। चलिए देखते हैं, चलिए समझते हैं, ये सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। इसके बाद मोहनजोदड़ो में जो भी चीजें मिली हैं याद रखिएगा वो पंडित जी से संबंधित मिले, एक स्टोरी टाइप में भी इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात, पंडित जी कहीं ना कहीं रहेंगे, पंडित जी कहीं ना कहीं रहेंगे, तो हम लोग बोल लेंगे भैया पुरोहित आवास, पुरोहित क्या आवास लिखा रहता है सबके घर के आगे, घर के आगे एक पट्टी लगी हुई है, जैसे इस घर के आगे वहां भी एक पट्टी लगी हुई है, लिखा रहता राक्षस निवास, चौरसिया निवास, यादव निवास, पंडित निवास, ठीक है। वैसे है पुरोहित निवास, जहाँ पुरोहित रहते थे पुरोहित आवास कहते हैं, हमारे गांव में एक है विलेज निवास कहते हैं उसको, ठीक। अच्छा याद रखें, जब भी कोई छोटी पट्टी पे लिखा जाएगा उसे पट्टिका लेख कहते हैं। अगर वही लेख पत्थर पे खोद करके लिखो शिलालेख, खंबे पे लिखो तो स्तंभ, और कहीं लिख दो तो उसे कहेंगे अभिलेख, ठीक है ना। तो याद रखिए ये सारी चीजें जब हम आपको चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाएंगे तो उसके बाद अशोक पढ़ाएंगे, तो अशोक के बाद कहेंगे 14 अभिलेख पढ़ाएंगे। तो पुरोहित आवास भैया मिल गया। अब पुरोहित जी यहाँ पे रहने लगे,
अब पुरोहित जी सबसे पहले सुबह उठेंगे तो क्या करेंगे? खाना खाएंगे, पहले नहाएंगे। सबसे पहला काम स्नानागार मिला है। क्या मिला भाई? स्नानागार, जहां नहाते अपने क्या स्विमिंग पूल कहा जाता है, ठीक है ना, स्नानागार, स्नानागार कहा गया। और इसमें बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, बहुत बड़ा, देखिएगा स्नानागार। अब स्नान करेंगे, स्नान करेंगे तो उसके बाद खाना खाएंगे। अन्नागार, क्या मिला भाई? अन्नागार, खाना खाने के लिए भी जाएंगे ना कहीं से लाने के लिए अनाज के लिए, अन्नागार। अरे रुक जा 2 मिनट, रुका तो अन्नागार मिल गया। पहले नहाए, फिर गए अन्न लाए बनाने के लिए, अब खा पी लिए, अब कहीं ना कहीं जाएंगे पानी पीने, तो उनके लिए हमने कुआं खुदवा दिया। उसमें कुआं मिल गया भाई, कुआं भी मिला है उसे। अब कुआं मिल गया तो कुआं मतलब भाई पानी वानी पी लिए। पहले उठे, जहां रह रहे थे वहां से उठे, गए नहाए, खाए, पानी पी। अब पानी पी के वो वस्त्र धारण करेंगे, पीतांबर। और पीतांबर उस समय इतनी व्यवस्था थी नहीं कि आज तो प्लाज्मा वगैरह मिलता हो, तो अरे जो भी है, तो उस समय सूती वस्त्र थे, और सूती वस्त्रों की खेती भारत में प्रारंभ हुई। यह चीज है तो लोहे खोज और यहाँ सब भारत में क्रेडिट है। कपास की खेती इसमें की जाती थी, सूती वस्त्र की खोज की, और ये कपास के कपड़े पहने इन्होंने, मतलब सूती वस्त्र को धारण किया। अब क्या हो गया? इतना चीज हो गया। सोचो, पंडित जी उठे, नहाए, खाए, पानी पिए, अब सूती वस्त्र धारण कर मंदिर की ओर चले गए, ठीक, ये कपास कर दी। और सबसे पहले खेती कपास की भारत में की जाती थी। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अच्छा याद रखिएगा, ये अन्नागार सबसे बड़ा मिला है। इसमें इतना बड़ा अन्नागार मिला है कि जो हड़प्पा सभ्यता में कहीं और नहीं मिला, सबसे बड़ा अन्नागार। और ये स्नानागार भी सबसे बड़ा है, अन्नागार उससे बड़ा, उसके बाद स्नानागार है, ठीक है ना। स्नानागार स्विमिंग पूल होता है ना, ठीक, ये मिला है। इसके बाद यहाँ पे मोहनजोदड़ो में और क्या मिला है भाई? सूती वस्त्र धारण करके अब पंडित चलेंगे रास्ते से, तो यहाँ पे जो हमने इनके चलने के लिए सड़कें बनाई, सबसे चौड़ी सड़क का निर्माण करवाया, 6 वे का सबसे चौड़ी सड़क मिली है हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे मोहनजोदड़ो में। और इसके बाद अब ये सड़क से चलते चलते मंदिर पहुंचे। मंदिर में किसी न किसी क्या होगी? मूर्ति, और वहां पे भगवान पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। पशुपति शिव, अच्छा उस काल में सोचो भगवान शिव का चेहरा कैसा रहता होगा, आदमी को पता ही नहीं था, कोई आइडिया ही नहीं था ये भगवान है, कैसे रहा। वहां पे एक मूर्ति मिली होगी, उसका चेहरा ठीक ठाक से उसने कलाकारी नहीं रही होगी, तो ठीक ठाक से नहीं बना रहा होगा। उसके आसपास देखिए मतलब सांप, गुजर, कीड़ा, बिच्छी, बहुत जानवर सेक्शन है, और ये सब सेक्शन अपने क्या भगवान शंकर संभाला। ये हमारा कई दिन का ये पशुपति शिव के मंदिर, ये पशुपति शिव के मंदिर पहुंचे। आज पशुपति शिव के मंदिर पहुंचेंगे तो ये भैया पुरोहित जी के अंडर में छोटे छोटे पंडित होंगे, और कहीं ना कहीं मिला के वो विचार विमर्श करते होंगे, और अपने यहाँ जहाँ विचार विमर्श करते हैं उसे कहते हैं सभा इकट्ठा हो गई है, तो यहाँ मिला है सभागार। क्या मिला है भाई? सभागार। और सभागार में जो काम की चीजें होती हैं वो तो भी होती हैं, कभी कभी मनोरंजन वाले भी होते हैं। वहां पे एक नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति मिली है, नर्तकी मतलब नाचती हुई लड़की की मूर्ति मिली है उस मुद्रा में, और ये कांसे की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? कांसे की, जिससे पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता में कांसे की खोज हो चुकी है, ठीक। उस समय तांबा भी था, तांबा तो पहले से खोजा जा चुका था, लेकिन ये नर्तकी की जो मिली है वो कांसे की मूर्ति मिली है, और इससे पता लगता है कि ये कांसे की खोज सभ्यता में हो चुकी है। हम कहते इतनी चीजें हम लोगों को मिल गया। और वहां पे तांबे का ढेर मिला है। तांबे का क्या मिला है भाई? ढेर, इकट्ठे तांबे का खैया मिल गया। आप समझते हैं, देखो इसको याद रखने का एक बेहतरीन तरीका भी ये है कि आप एक स्टोरी टाइप में याद रखें। कासा मतलब कौन है? कासा नहीं जानते? आज जाए उनके यहाँ पूछ ले, सुना रखिए तो देखेंगे। कासा जैसे तांबा होता है, बल्कि थोड़ा सा मतलब कासा अपने अलग धातु है, ठीक है। अब सुनना, मोहनजोदड़ो की खोज कब की भाई? 1922। किसने की थी? राखालदास नरदी। ये पाकिस्तान के लड़काना जिले के सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है ना। अब भाई मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसका नाम कैसे रखा होगा? सोचो, जब खुदाई की गई तो उनको छिन्न विछिन्न अंग का ढेर प्राप्त होगा,
और उसको इकट्ठा करते करते एक तो मतलब पूरा टीला बन गया होगा, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया मोहनजोदड़ो। ठीक, और इसमें जो भी चीजें मिली है समझो मंदिर से संबंधित मिले हैं। ठीक, पुरोहित आवास मिला है जहाँ पंडित लोग रहते थे। अच्छा, कैसे पता लगा होगा पुरोहित आवास से? उनके कमरे में बकायदा मंदिर में छोटा सा मिला होगा, पूजा की सामग्रियां मिली होंगी, इसलिए पुरोहित आवास। फिर क्या? स्नानागार, फिर अन्नागार, और फिर कुआं मिला, और क्या मिला? सूती वस्त्र, इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक, चौड़ी सड़क मिली है, पशुपति भगवान शिव का मंदिर भी मिला है, उनकी मूर्ति मिली है, और क्या मिला भाई? सभागार, जहां वो लोग इकट्ठा होकर विचार विमर्श करते हैं। अच्छा, इसका साक्ष्य किस पे लगाए होंगे? बहुत सारी कुर्सियां लगी होंगी गोल से, ठीक, बढ़िया व्यवस्थित तरीके से, इसलिए कह दिया गया सभागार। फिर नृत्य करते हुए या नृत्य की मुद्रा में एक कांसे की मूर्ति मिली है, नर्तकी की मूर्ति मिली है, और वहीं पे एक तांबे का क्या मिला है? अब आपसे पेपर में पूछता है राखा कि भैया मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखादास। कब की थी? 1922। और ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। किस नदी किनारे? इतना ही क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम में पूछता है। अगर आप और बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे पूछते रहता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, और ये पूछता है कि मोहनजोदड़ो में उस काल में मोहनजोदड़ो स्थान पे लोग जलाते थे कि दफनाते थे? तो आप क्या बताएंगे? जला। और हड़प्पा में क्या करते थे? दफनाते थे, तभी तो कब्रिस्तान मिला, नहीं तो क्या ताबूत तभी तो मिला, नहीं इतना मिलता हम लोग को। जलाते थे इस काल में। और सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। और पुरोहित आवास भी कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। कुएं का साक्ष्य मोहनजोदड़ो मिला है। और पशुपति शिव भगवान की मूर्ति कहाँ मिली है? और सभागार। और पेपर में खास प्रश्न पूछता है कि नृत्य करते हुए कांसे की मूर्ति कहाँ मिली? इसका मतलब वहां पे मनोरंजन के साधन भी थे। और पशुपति शिव भगवान शिव की जो है पूजा होती थी। दो चीज की पूजा होगी, मात्र देवी की, भगवान शिव की। इनके आस पास देखा गया बहुत गुर्जर है, कीड़ा बिछी है, सब है, तो इसे पता लगा था ऐसे कीड़ा बिछी की पूजा की जाती है। ठीक, नोट करेगा। अभी कई चीजें खोज होना बाकी है। जैसे क्या? जैसे सोचो, इससे पहले किसी ने सोचा नहीं रहा होगा कि यहाँ पे कुछ है। आपका घर जब बनता है तो आपके घर के नीचे खुदाई करते होंगे, जमीन में खोदी जाती है, देखो बहुत चीज निकलती है, वहां से खोपड़ी निकलती है, हाथ हड्डी बहुत निकलती है। अब जहां से व्यवस्थित तरीके से पुरातात्विक स्थल सुवित कर जाए, और ये सब यूएनओ करते हैं। एक श्रृंगीय जानवर का साक्ष्य है, और एक श्रृंगीय जानवर कोई हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर भी देखा गया है, मतलब उसका सिंबल बना हुआ है। चलिए समझते हैं आगे। हम कहे भाई इसके बाद जब दो स्थलों की खोज की गई तो एक के बाद एक करके 350 शहर खोजे गए, बताया था ना? 350 शहर खोजे गए। इसके बाद तीसरे नंबर पे शंदुहड़ो आता है हम लोग का, शनहू-दड़ो, शनहू-दड़ो। जिन शब्द के अंत में दड़ो शब्द है वो कहाँ है भाई? पाकिस्तान में। अब इसका ईयर आपको याद रखने कोई जरूरत है, कभी पूछा नहीं जाता है। और इसकी खोज किसने की थी याद रखेंगे? ओरनस्टाइन नहीं, गोपाल मजूमदार ने की थी। गोपाल मजूमदार। अरे सब वो हिसाब से दिन जाए तो बड़ो तो ना रहा तू, आज बड़ा। गोपाल मजूमदार ने की थी, और ये सिंधु नदी के किनारे, ये भी किस नदी किनारे भाई? सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के नवाब शाहगंज में, नवाब शाहगंज, ठीक याद रखेंगे। तो गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी, और वो सिंधु नदी के किनारे है, पाकिस्तान के कहां पे है? नवाब शाहगंज, ये पाकिस्तान पे है। भैया आप सभी समझते हैं, इसमें जो भी सामान मिला है स्त्रियों से संबंधित मिला है। ठीक, अब सबसे पहला क्या साक्ष्य मिला? महिलाओं की अस्थियां मिली है, फीमेल्स मिले हैं, अस्थियां मिली है। ठीक, अब महिला है तो कंफर्म बात है मेकअप जरूर करेगी। भैया मेकअप के साक्ष्य मिले, किसके साक्ष्य? मेकअप मतलब काजल वगैरह, मेकअप के साक्ष्य मिल गए। मेकअप मतलब होता रहता है भ्रमित कर देना, बना देना। ठीक, तो चलिए सोचते हैं। तो सबसे पहले इसमें मिला है काला काला काजल। काजल तब भी काला होता है, आज भी काला होता है।
काजल मिलता है, काजल मिला है, और क्या मिला भैया, लिपस्टिक के साथ मिलते हैं, लिपस्टिक के साथ। और क्या मिला है, अब महिलाएं खेलने के बहुत शौकीन है, जब छोटी छोटी बच्चियां होती हैं तो वो गुड़िया से खेलती हैं, तो गुड़िया का साथ मिला, खिलौने का साथ। इसके बाद उस काल में भैया एक चीज हम बताते हैं, मृदभान। क्या बताते हैं, मिट्टी के बर्तन को क्या कहते हैं, मृदभान। अच्छा एक बात याद रखें, पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। गुड़िया मिला है। इसके बाद मनका इसमें मिला है, क्या मिला भाई, मनका। और सब लोगों को जानते हैं कि अगर स्त्रियों के पास कोई काम नहीं है तो उसमें कोई ना कोई डिजाइन जरूर हो, तो इसमें मनका जो है कलाकृति है, उसमें फूल वगैरह के साथ मिले हैं, लेकिन ये काले रंग से। किस रंग से, काले। उसमें ज्यादा रंग भी तो नहीं पता था हम लोगों को, काले रंग के साथ मिले हैं। और इसी में सिलाई कढ़ाई का साथ मिला है, सुई और धागा, सुई धागा के भी साथ मिले। इतना चीज भैया। महिलाओं की अस्थियां, मेकअप, काजल, लिपस्टिक, गुड़िया और ये मनका कलाकृत, मतलब कलाकृत मतलब होगा उस पर डिजाइन बनी हुई है। और अच्छा बताओ, मृदभांड का संबंध किससे है, हस्तिनापुर। सबसे पहले हस्तिनापुर मिला है, फिर सुई और क्या मिल गया है, धागा। और इसी में बेटा ईट, घर मिले हैं तो कंफर्म बात है ईट मिली होगी भैया, ईट मिली होगी, ईट मिली होगी। और इसमें जो ईट है, कुछ ईट का साक्ष्य ऐसे मिला है कि उस पर चिन्ह है, कुछ विशेष क्या है, चिन्ह। और ऐसे चिन्ह है कि वो या तो बिल्ली के पैर के निशान है या तो क्या, कुत्ते के। मतलब आगे बिल्ली के पैर के निशान है, उसके पीछे कुत्ते के। इसका मतलब बिल्ली भाग रही होगी, वो कुत्ता क्या होगा, हाँ ये कलाकृति है। और इसी काल में ये अलग सबसे ज्यादा पाया जाता है, अलंकृत। अलंकृत, अलंकृत समझते हैं ना, डिजाइन युक्त अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला है। अलंकृत किसका, ईंटों का साक्ष्य मिला है। और इसी ये इसकी एक खास बात थी चंद्रभूषणों को कि ये दुर्ग रहित था। दुर्ग रहित माने जानते हैं, दुर्ग माने किला, किला। कोई भी स्थान बनाते हो आप, घर द्वार कुछ भी बनाओ, उसके आरी आरी दीवार से घिरवा दिया, एक दुर्ग का, ठीक ना, घिरवाओ तो का किला, ठीक। एक घिरवा देंगे दुर्ग कहा था। और सुरक्षा के दृष्टि की जाए तो बहुत दिन घर ऐसे डिजाइन में देखा बना, आरी आरी बाउंड्री है, बीच में घर, ठीक। तो का दुर्ग कहा थे, मतलब दुर्ग रहित मिला। तो ये जो स्थान है उसके आसपास कोई भी दीवार का साक्ष्य नहीं था, पूरा शहर वैसे ही बना गया था, ठीक, पूरा शहर। इसका मतलब ये हो गया कि इनको रक्षा शास्त्र के ज्ञान का अभाव था, ये आपन रक्षा करे ना जान रहा हूं तब बनाया हुई है, ठीक है। नहीं आजकल सभी बढ़िया से बनवाया, देखा जब कुछ शहर में तो कुछ आगे दूरी छूट जाए देखता है आप तो वो घिरवा लिया होगा, ठीक है। तो दुर्ग रहित बनाया गया था। इसका मतलब इनमें रक्षा शास्त्र के ज्ञान का क्या था, अभाव। और इसमें दो क्वेश्चन आता है भैया, अलंकृत ईंट किस स्थल से पाए गए थे, चंदहू दड़ो। चंदहू दड़ो, दड़ो शब्द जहां आ गया समझ लो कहां पे है, पाकिस्तान, ठीक। और काजल का साक्ष्य कहां मिला, चंदहू दड़ो में। और कभी पूछ लिया जाता है भैया कि मनका जो है सबसे पहले कलाकृत टाइप में किस रंग का होता था, काला, लाल रंग का बर्तन, उसी पे काले रंग से पेंट कर दिया गया, समझो कलाकृति हो गई उसी। अब फूल, कमल का फूल आज के तरीके से थोड़ा बन रहा होगा, जैसे बनाया हम लोग, ठीक। ये चंदहू दड़ो में पाकिस्तान में है। और खोज किसने की थी, गोपाल मजूमदार ने की थी। गोपाल मजूमदार कौन सन में बाहर आई, इस सन 1923 के आसपास, 1933 के आसपास, ठीक है। बस ईयर डिलीट याद रखना है आपका, कब आते हैं, 1921 वाला, 1922 वाला, लगभग 1923। मतलब सर ये सबसे दूसरा बदा के अंतर्गत होता है ना। हाँ हाँ सब सुन लो। अरे जब और कौन सभ्यता पढ़ो तो लिखो।